स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द इकोनॉमिक सर्वे के पर्सपेक्टिव से है। फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको टेबल किया गया है पार्लियामेंट के वहाँ पे। तो क्या स्टूडेंट्स इकोनॉमिक सर्वे का जो प्रिपरेशन है फाइनेंस मिनिस्टर का लीडरशिप के अंदर हुआ करता है क्या? तो आप देखिए कि फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इसको प्रिपेयर नहीं किया जाता है। का जो प्रिपरेशन है वो आपको चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उनका लीडरशिप के अंदर मिलेगा। हमारे इंडिया के जो प्रेजेंट समय में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो कौन है? डॉक्टर वी अनंता नागेश्वरन हैं जो हमारे प्रेजेंट समय में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। फाइनेंस मिनिस्ट्री का कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो इस इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर किया करता है? तो आप देखिए कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा इस सर्वे को प्रिपेयर है वो। फिर एक और बेसिक क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक सर्वे है वो हुआ क्या करता है। अब देखिए कि गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनका एक डॉक्यूमेंट हुआ करता है जिसमें प्रीवियस ईयर के दौरान में जो गवर्नमेंट का पॉलिसी रही है उनका किस तरीके से परफॉर्मेंस है, आने वाले समय के अंदर में किन एरियाज के ऊपर फोकस है वो करना चाहिए, उन सभी का एनालिसिस है वो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर किया जाता है। हमारी यूपीएससी के एग्जाम के लिए क्या ये इम्पोर्टेंट है? यस स्टूडेंट्स, इकोनॉमी का जो पार्ट है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, जीएस पेपर 3 है उसके पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। और जो अदर सोशल स्कीम्स है उनका भी एनालिसिस है जो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर में हुआ करता है। तो क्या इस सर्वे को हमें कंप्लीट वे के अंदर में रीड करना है? आप देखिए कि कंप्लीटली आप इसको नहीं रीड करना, जो ग्राफ्स है उनको आपको फोकस है वो करना है कि ग्राफ्स के अंदर में एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है उसमें ग्रोथ को इंक्रीजिंग वे के अंदर में शो किया गया है या डिक्रीजिंग वे के थ्रू। तो ग्राफ्स के ऊपर में आपका फोकस है वो होना चाहिए। मैक्सिमम आप जो इंट्रोडक्शन है जो कंक्लूजन है उसको आप रीड है वो कर सकते। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को इस वजह से रीड करना है कि आपका जो लैंग्वेज के ऊपर कमांड है वो आपका इंक्रीज होगा। किन किन एरियाज के बारे में जो मेंशन किया गया है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और एवरी चैप्टर के ऊपर में मेंस के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस का प्रैक्टिस है वो जरूर से कर लेना। 10 to 20 क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस करना चाहिए जो मेंस का एग्जाम आए, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे के अंदर में पूछे जाते हैं। अब अगर हम बात करें सर्वे के अंदर में क्या यहाँ पे बताया गया है, तो आप देखिए कि 3-4 एरियाज हैं जिसके रिगार्डिंग में कम्प्लीटली डिस्कशन है। फर्स्ट जो एरिया बताया गया है कि हमारा जो करंट समय में इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है वो किस तरीके से है। तो करंट समय के अंदर में इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के बारे में मेंशन। तब देखिए कि जीडीपी का जो एस्टिमेशन है वो यहाँ पे किया गया। जीडीपी के एस्टिमेशन के अंदर में 7.3% का जो ग्रोथ है उसका यहाँ पे एस्टिमेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा कुछ दिनों पहले आप देखिए कि एस्टिमेट किया गया था जिसमें 7.4% का जो ग्रोथ है बताया। लास्ट ईयर जिस तरीके से प्रेडिक्ट हुआ था इकोनॉमिक ग्रोथ उससे इंक्रीजिंग सिचुएशन में है, तो हमारा जो करंट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीजिंग वे के अंदर में बताया गया। इसके थ्रू बताया गया है कि जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है उसको अगर हम कंपेयर करें ग्लोबल पर्सपेक्टिव से तो इंडिया का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वो कि इंक्रीजिंग सिचुएशन में है। लेकिन आप देखिए कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनको कि हमें फोकस करना चाहिए, हमारा जो प्रायोरिटी है वो किन एरियाज के ऊपर में होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेंशन ये किया गया कि अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंक्रीज करना है, लेबर के रिगार्डिंग में आप देखिए कि जो रिफॉर्म्स लिए गए हैं तो इसी तरीके से लैंड सेक्टर के अंदर में भी रिफॉर्म होने चाहिए। लैंड की रिगार्डिंग में जो रिफॉर्म्स हैं उनका यहाँ पे ज़रूरत है। प्रेजेंट समय में जो ग्लोबल जो ट्रेड है उसमें आप देखिए कि अनसर्टिनिटी है। ग्लोबल ट्रेड के अंदर में अनसर्टिनिटी है, मार्केट है वो न्यूट्रल नहीं है। रेसिप्रोकल वे के थ्रू आपको जो ट्रेड है वो देखने के लिए मिलेगा। तो इस समय में आपको स्वदेशी का जो लेजिटिमेट पॉलिसी है उसको अडॉप्ट करने का ज़रूरत है कि सेल्फ रिलायंस है उसको हम यहाँ पे लार्जर वे के अंदर फोकस। थर्ड यहाँ पे जो ग्लोबल कंटेक्स्ट है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कशन है कि क्या प्रोबेबिलिटी है वो हो सकता है। 40 to 45% के अंदर में दो कैटेगरीज बताई गई हैं। फर्स्ट कैटेगरी है कि जो प्रेजेंट समय में जिस तरीके से ट्रेड है उसी तरीके से ट्रेड अगर यहाँ पे कैरी आउट होता है तो लार्जर वे के अंदर में जो वॉलेटिलिटी है यहाँ पे जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है वो ऑब्जर्व हो सकता है। 40 to 45% का जो सेकंड यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है वो यही है कि सिस्टमेटिक ब्रेकडाउन हो, कंट्रीज जो रसिया यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है वो कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस में रहे, सिस्टमेटिक ब्रेकडाउन है वो देखने के लिए मिले ग्लोबल ट्रेड के अंदर में।
और थर्ड पर्सपेक्टिव यहाँ पे बताया गया जिस तरीके से 2008 के समय में जो फाइनेंशियल जो क्राइसिस का सिचुएशन हुआ था, उससे भी आप देखिए कि वर्सन सिचुएशन है वो हो सकती है यहाँ पे। तो उसके लिए हमें प्रिपेयर है वो होना चाहिए। तो ये कुछ इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन हुआ। करंट का जो हमारा इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, किन एरियाज को हमें फोकस करना है जिससे कि हम विकसित भारत है उसको अचीव कर सकें, और ग्लोबल कंटेक्स्ट है उसके बारे में बताया गया। तो स्टूडेंट जो चैप्टर वाइज यहाँ पे आज का जो न्यूज़पेपर है उसमें काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं, उनको चैप्टर वाइज भी आप देखिए कि लिटिल बिट एनालिसिस है वो किया गया है। जैसे कि यहाँ पे जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके द्वारा मेंशन है कैश ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग में। लास्ट ईयर आप देखिए कि इकोनॉमिक सर्वे ने कैश ट्रांसफ़र है उसको बेटर बताया था। बट यहाँ पे जो अनकंडीशनल जो कैश ट्रांसफ़र हुआ करता है वो स्टेट्स का जो इकोनॉमी है, स्टेट्स का जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको इम्पैक्ट है वो किया करता है। उसको इम्पैक्ट किया करता है। लास्ट अगर हम 4-5 ईयर्स के रिगार्डिंग में यहाँ पे रीड करें तो 2022 से लेकर 2025 के समय में जो कैश ट्रांसफ़र है वो 5 टाइम्स आप देखिए कि इंक्रीज हुआ है, 5 टाइम्स यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। स्टेट्स के ऊपर में ये क्या क्रिएट करेगा, फिजिकल बर्डन है वो स्टेट्स के ऊपर में क्रिएट किया करता है। तो यहाँ पे बेसिकली आप देखिए कि कैश ट्रांसफ़र का जो इम्पैक्ट है उसके बारे में मेंशन है। लेकिन आप देखिए कि एमजी नरेगा है जिसको रिप्लेस करने के लिए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण का जो यहाँ पे प्रपोजल आया है, जो एक्ट आया है, बेसिकली उसको प्रमोट किया गया कि एमजी नरेगा है उसके स्ट्रक्चर के अंदर में कुछ डिफेक्ट थे। एमजी नरेगा है उसकी स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, और नया जो रिफॉर्म लिया गया है गवर्नमेंट को उसको प्रेज कर दिया। थर्ड आप देखिए कि जो गिग वर्कर्स हैं उनके बारे में मेंशन है कि जो गिग वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है उसका यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो गिग वर्कर्स का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो करना चाहिए। प्रेजेंट समय में लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन है और वोलेटाइल है इनका जो जो वर्किंग कंडीशन है उसको भी मेंशन किया। रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया है कि जो लेबर कोड्स के अंदर में जो सोशल सिक्योरिटी का जो कोड है जिसमें गिग वर्कर्स को इंक्लूड किया जाएगा, बट ऑफिशियली एज ए वर्कर का जो कैटेगरी है उसमें ये काउंट है वो नहीं हुआ करते। अदर जो एरियाज हैं जहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे का जो फोकस है वो यहाँ पे एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से है कि एजुकेशन के अंदर में आप देखिए कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसकी वजह से ईयर ऑफ स्कूल है वो यहाँ पे 13 ईयर से लेकर 15 ईयर हैं वो इंक्रीज हुए हैं। ईयर ऑफ स्कूल किसी भी चिल्ड्रन की इंक्रीज हुए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से। बट अगर हम बात करें स्कूल्स के प्रेजेंस के बारे में तो सेकेंडरी स्कूल्स हैं, 17% सेकेंडरी स्कूल्स का प्रेजेंस है रूरल एरिया के अंदर में। तो रूरल अर्बन का जो एजुकेशन में डिवाइड है उसको भी ये शो करता है, और अर्बन एरियाज के अंदर में जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनका 38% प्रेजेंट है। बेसिकली रूरल अर्बन की डिवाइड को मेंशन करता है। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया कि 14 to 18 ईयर का एज का जो बच्चे हैं जो कि आउट ऑफ स्कूल हुआ करते हैं, इनको स्कूल एजुकेशन में कैसे इंटीग्रेट किया जाए। तो आप देखिए कि स्किल एजुकेशन है या स्किल एजुकेशन के थ्रू इनको इंटीग्रेट है वो किया जा सकता है। वोकेशनल एजुकेशन है वो इनको प्रमोट किया जाए जिससे कि ये बेटर जो स्किल है उसको गेन कर। फिर आप देखिए कि मेंटल हेल्थ को भी बताया गया। स्क्रीन टाइमिंग जो टू मच डिजिटल एडिक्शन है वो यहाँ पे एक रीजन है जो मेंटल इफेक्ट को इम्पैक्ट करता है। आने वाली जो जनरेशन है उसको यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरी हमारे कंट्री में इंक्रीज हुई है जिससे कि आप देखिए कि एमएमआर का जो रेशियो है वो यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, तो उसके बारे में भी मेंशन है। और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो अर्बनाइजेशन और उसका जो प्रॉब्लम है जो कि आपके जीएस पेपर के अंदर में है, तो अर्बन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में मेंशन किया गया कि हमारा जिस तरीके से होप था अनफिनिश इसको प्रोमिस के रूप से, कि जिस तरीके से जो हमारा पॉपुलेशन का इंक्रीज हुआ है अर्बन एरिया के अंदर में और जिस तरीके से फैसिलिटीज़ का जो रिक्वायरमेंट होना था वो अभी तक इम्प्लीमेंट है वो नहीं हुई है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की रिगार्डिंग में यहाँ पे कंसर्न। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशली यूजीसी के द्वारा जो रूल्स लाए गए थे कैंपस के अंदर इक्विटी के रिगार्डिंग में, तो सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे इनको चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस पेटिशन में ऑब्जर्व किया कि सोसाइटी के अंदर में लार्जर वे के अंदर डिवाइड हैं वो क्रिएट करेंगे कि जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, तो अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं, उन कम्युनिटी से रिलेटेड जो पर्सन हैं वो यहाँ पे अगर उनका कास्ट के रिगार्डिंग में आप देखिए कि कोई
जो डिस्क्रिमिनेशन होता है तो ऑब्जेक्शन को ये फाइल है वो कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कुछ रूल्स लाए गए थे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग में, जिनको कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे है वो किया है कि ये सोसाइटी के अंदर में डिवाइड है वो क्रिएट करेंगे। स्पेशली एजुकेशन का जो सेक्टर है, जो आपका अपब्रिंगिंग, आपका जो डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होना चाहिए। किसी भी तरीके से आप देखिए कि डिवाइड है वो भी नहीं होना चाहिए। सो क्योंकि वो ओवरऑल जो पर्सन आज स्कूल एजुकेशन में है, कल वो फ्यूचर के अंदर में रहेंगे, वर्किंग कंडीशन में रहेंगे, तो डिवाइड है वो नहीं होना चाहिए सोसाइटी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आप देखिए कि एड्रेस करते हुए कहा है कि इंडिया है एक इमर्जिंग सिचुएशन में है, एक इमर्जिंग हब है यहाँ पे, और रे ऑफ होप के रूप से बताया गया कि लार्जर इकोनॉमीज है वो इंडिया के साथ में इकोनॉमिक रिलेशन है उसको बूस्ट करना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया। जैसे ईयू ने इंडिया के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो नेगोशिएशन है वो कंप्लीट किया। और हमारा जो रिफॉर्म का जो एजेंडा है उसको मेंशन किया गया कि गवर्नमेंट कंटिन्यूस रिफॉर्म्स को कैरी आउट है वो। स्टूडेंट्स, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के वहाँ पे यूएस के द्वारा आप देखिए कि एक रिजोल्यूशन है उसको प्रपोज किया गया था। रिजोल्यूशन है 2803, 2803 जो बेसिकली रिजोल्यूशन है। ये रिजोल्यूशन किसके रिगार्डिंग में है? ये गाजा जो स्ट्रिप का एरिया है वहाँ पे पीस का इस्टेब्लिशमेंट हो सके, आने वाले समय में गाजा को किस तरीके से रीडेवलप करना है और वहाँ पे क्या इनिशिएटिव्स लेने हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होना चाहिए। ये यूएस के द्वारा प्रपोज आप देखिए कि रिजोल्यूशन है जो कि नवंबर के समय अडॉप्ट किया गया था। तो उसी के डिस्कशन में इंडिया ने यूएस का जो यहाँ पे पोजीशन है उसको प्रेज किया है, उसको एंडोर्स वो किया है। यूएस के द्वारा बेटर यहाँ पे जो पीस बोर्ड का जो सेटअप करना हो गाजा स्ट्रिप के क्राइसिस के रिगार्डिंग में। तो टेररिज्म है आप देखिए कि उसका किसी भी तरीके से प्लेस है वो नहीं है ग्लोबल कंटेक्स्ट के अंदर में। इंडिया का जो पैलेस्टाइन के साथ में रिलेशन कैसा है कि पीएलओ जो पैलेस्टाइन आप देखिए कि पैलेस्टाइन स्टेट है उसको रिकॉग्नाइज करने वाला इंडिया फर्स्ट नॉन अरब कंट्री बनता है। फर्स्ट नॉन अरब कंट्री है वो इंडिया था जिसने 1988 के समय में पैलेस्टाइन जो अथॉरिटी है उसको रिकॉग्नाइज है वो किया। कंटिन्यूस इंडिया ने काफ़ी सारे रिजोल्यूशंस है जिसमें पैलेस्टीनियन जो पर्सन्स हैं उनका पीसफुल प्रेजेंस के लिए, उनका पीसफुल एग्जिस्टेंस के रिगार्डिंग में जो रिजोल्यूशन है उनको एंडोर्स किया है यूएन के प्लेटफॉर्म के वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स देहरादून के बारे में है, आप देखिए कि देहरादून के वहाँ पे कश्मीर से रिलेटेड टू पर्सन हैं जो कि सोल हैं उनको बेचा करते थे। अब उनको उनके ऊपर में एक अटैक हुआ है जिसको यहाँ पे मेंशन किया गया। एग्जाम के लिए क्या पता होना चाहिए? आप देखिए कि हमारी कंट्री में यूनिटी है उसको अगर हमें कैरी आउट करना है तो किसी भी एरिया के रिगार्डिंग में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होना चाहिए, जो कहीं से भी बिलोंग करता हो। कुछ दिनों पहले हमने नॉर्थ ईस्ट के एक स्टूडेंट के बारे में आप देखिए एक न्यूज़ को रीड किया था, उनके अगेंस्ट में जिस तरीके से अटैक हुआ था। अब यहाँ पे कश्मीर से रिलेटेड जो सोल के सेलर हैं उनके ऊपर में अटैक हुआ है। बेसिकली अगर हम बात करें हमारा जो आर्टिकल जो 19 है, आर्टिकल 19 आप देखिए कि आर्टिकल 19 के अंदर में राइट टू मूवमेंट को मेंशन किया गया है कि हर एक पर्सन को यहाँ पे राइट है कि कंट्री के किसी भी पार्ट के अंदर में वो मूवमेंट को कैरी आउट कर सकते हैं। जो बिजनेस को जो कंडक्ट करना है, बिजनेस को कंडक्ट करना है उसका भी जो राइट है वो आपको आर्टिकल 19 के अंदर ही मिलेगा कि आप अपना बिजनेस है उसको भी कंडक्ट है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें गुजरात का जो गिर का एरिया है, गिर आप देखिए कि गिर सोमनाथ का एरिया जहाँ पे आपको एशियाटिक लाइंस मिला करते हैं, तो वहाँ पे एक फार्मर के ऊपर में लियोपार्ड है उसका अटैक होता है। फार्मर के द्वारा लियोपार्ड है उसको उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, उनके उनके पास में जिस भी तरीके के जो वेपन थे। अब आप देखिए कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अगेंस्ट में उनके अगेंस्ट में जो केस है वो रजिस्टर हुआ है, इन्वेस्टिगेशन है उसको कैरी आउट किया जाएगा फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के द्वारा। क्या उनके द्वारा विदाउट लियोपार्ड के जो वाइल्ड एनिमल है उसके अटैक के बिना ही उनके द्वारा डायरेक्ट उसको एलिमिनेट करने का कोशिश किया गया था? क्या उस एनिमल ने उनके ऊपर में अटैक किया था उसी दौरान में उन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इस तरीके से जो एक्टिविटी है उसको कैरी आउट किया? ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में भी बताता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू हमारा जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट है वो किया गया था 1972 के इस एक्ट के थ्रू में। और आप देखिए कि जो वाइल्ड लाइफ का जो प्रोटेक्ट करना है ये बेसिकली हमारा कंकरेंट लिस्ट के अंदर में आया करता है, जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसके अंदर में। क्योंकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 5 ऐसे सब्जेक्ट है जिनको कि स्टेट लिस्ट से
कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूड किया गया था, जिसमें वाइल्ड लाइफ भी है, जिसमें एजुकेशन भी है, जो कि यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। गिर का जो एरिया है वो किसके लिए फेमस है? एशियाटिक लाइन्स है, उनके लिए बेसिकली फेमस है। और यहाँ पे लियोपार्ड का अटैक हुआ है, जिस न्यूज़ को हम रीड करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि हरियाणा के पर्सपेक्टिव से है। हरियाणा के वहाँ पे कुछ ऐसे जो कॉलेज हैं वो रनिंग सिचुएशन में हैं, जहाँ पे टीचर्स का जो कमी है वो बताया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी तो इस तरीके से है कि वहाँ पे जो स्कूल है उसी के अंदर में कॉलेज है वो रनिंग सिचुएशन में है। तो फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। सेकेंड आप देखिए कि एजुकेशन के अंदर में टीचर्स का कमी है, इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग में जो टीचर हैं वो यहाँ पे नहीं है। तो स्पॉटलाइट जो कि फ्राइडे के डे पब्लिश हुआ करता है, सैटरडे को आप देखिए कि ग्राउंड रिपोर्ट पब्लिश होता है, जिसके अंदर में कोई भी टॉपिक है जिसको डिटेल वे में एनालाइज किया जाता है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, सोसाइटल सिचुएशन क्या है उस टॉपिक के रिगार्डिंग। यहाँ पे आज हरियाणा का जो एजुकेशन जो सिचुएशन है उसको मेंशन है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड आप देखिए कि किसके अंडर में है? डेनमार्क के अंडर में है। तो स्टूडेंट जो ग्रीनलैंड का जो नॉर्दर्न पार्ट का एरिया है जो कम्प्लीटली आइसी कंडीशन में हुआ करता है, नॉर्दर्न है, ईस्टर्न का पार्ट का एरिया है, तो वहाँ के सिचुएशन को बेसिकली बताया गया है कि वहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से जो सिक्योरिटी प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया जाता है, कैसे वहाँ पे जो लोकल डॉग्स हैं उनको यूज करते हुए जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं वो यहाँ पे मूवमेंट है उसको करते हैं, सिक्योरिटी है उसको एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट जो आइस हुआ करता है, आइस आइस आप देखिए कि जो सन का जो रेज है उनको रिफ्लेक्ट किया करता है। तो इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? क्या इसको अल्बेडो के नाम से जाना करते हैं? आइस का जो अल्बेडो है वो आप देखिए कि आपको लार्जर वन वन आपको देखने के लिए मिलता है। तो उसका रीजन क्या है कि जब भी आइस के अंदर में लोग पहुंचते हैं तो सन ग्लासेज उनको यूज किया करते हैं, नहीं यहाँ पे जो आइज हैं उनको ये डैमेज कर सकते हैं। अल्बेडो एक प्रोसेस है कि जो सनरेज रिसीव करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको कितना वो रिफ्लेक्ट है वो किया करता है, रिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी को अल्बेडो का जो नाम है वो दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारा जो हेल्थ का जो एरिया है जिसमें क्या हमारा जो स्पेंडिंग है वो इंक्रीज हुआ है क्या? तो आप देखिए कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी है जो कब आया था? 2017 के समय में नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने क्या यहाँ पे मेंशन किया था? मेंशन यही किया था कि हमें 2.5% जो जीडीपी है उसका कंट्रीब्यूशन करना है हेल्थ के अंदर में। 2.5% ऑफ जीडीपी का कंट्रीब्यूट किस में करना है? हेल्थ सेक्टर के अंदर में करना है। कब तक करना है? 2025 तक। 25 जा चुका है, तो क्या यहाँ पे जो इस तरीके से स्पेंडिंग हुआ है, तो आप देखिए कि प्रेजेंट समय में काफ़ी सारे तो हमारे नाइबर कंट्रीज हैं, उनके कंपैरिजन के अंदर में भी हमारा हेल्थ का जो स्पेंडिंग है वो काफ़ी कम है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ब्रिक्स कंट्रीज के बारे में, तो आप देखिए कि ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर में भी हमारा जो हेल्थ का स्पेंडिंग है वो काफ़ी कम है। तो हमारा जो हेल्थ का जो जो खर्चा हुआ करता है वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से आपको प्राइवेट सेक्टर का जो हेल्थ में इंक्रीज है वो आपको यहाँ पे मिलता है। लेकिन आप देखिए कि क्वालिटी हेल्थ का जो एश्योरेंस है जो पुअर पर्सनस को, उसके रिगार्डिंग में भी जो कंसर्न है उसको रेज करता है। स्टूडेंट्स इस तरीके से हेल्थ स्पेंडिंग है उसको हमें इंक्रीज करने का ज़रूरत है। नाइबर कंट्रीज में यहाँ पे भूटान के बारे में मेंशन किया गया है, यहाँ पे श्रीलंका के बारे में मेंशन किया गया है कि ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पे कंटिन्यूस इंडिया के कंपैरिजन के अंदर में हेल्थ का जो स्पेंडिंग है वो लार्जर नंबर में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, सलमान खान हैं जो कि एक एक्टर हैं, उनके द्वारा कोर्ट में अप्रोच किया गया था उनका जो पर्सनैलिटी राइट्स है उसकी रिगार्डिंग में। 2017 के समय आप देखिए कि के एस पुट्टास्वामी केस है वो एग्जिस्टेंस में आता है। के एस पुट्टास्वामी केस, के एस पुट्टास्वामी केस के थ्रू जो राइट टू प्राइवेसी है उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया कि हर एक पर्सन को बेसिकली यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी है। और स्टूडेंट्स आर्टिकल जो 19 है, अब देखिए कि जो राइट टू प्राइवेसी है ये तो आर्टिकल 21 का पार्ट है, बट आर्टिकल 19 के थ्रू भी यहाँ पे जो राइट्स है वो अवेलेबल है कि हर एक पर्सन को राइट है कंडक्ट बिजनेस करने का। उसके रिगार्डिंग में जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है वो वहाँ पे अप्लाई हैं, वो हुआ करते हैं। और जो पर्सनैलिटी राइट्स हैं ये 2015 के समय में कॉमर्शियल कोर्ट्स का जो जजमेंट है जिसके थ्रू रिकॉग्नाइज किया है कोई भी पर्सन जो फेमस है उसकी वॉइस को, उसके इमेज को यूज नहीं किया जा सकता है, उसका मिस यूज है वो नहीं होना चाहिए। जो भी यूज करना है उसी उनके कंसेंट के बाद में ही उसका यूज है वो होना चाहिए।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे बजट का जो प्रोसेस है उसके बारे में मेंशन किया गया। बजट फर्स्ट आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे मेंशन है, आर्टिकल 112 के अंदर में, जिसको कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। अब देखिए कि हमारा जो फर्स्ट बजट है जो कि 1947-48 के समय प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। 1947 से लेकर 1960 का जो समय था, जो कि फर्स्ट आप देखिए कि फाउंडेशनल टाइम है वो बताया गया है। फाउंडेशनल और सर्वाइवल का वो टाइम था, फाउंडेशनल और सर्वाइवल का टाइम था। स्टूडेंट्स उस समय हमको सेल्फ रिलायंस को कैरी आउट करना था सेकेंड फेज के समय में। तो 1961 से लेकर 1989 का जो समय है, इसको बेसिकली डिफेंस और एग्रीकल्चर के सेक्टर के रूप से बताया गया। नेशनल सिक्योरिटी है उसको हमें इंश्योर करना है, सोशल जस्टिस है उसको इंश्योर करना है, और रूरल एरिया को फोकस किया गया, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लिए गए। तो इसे इस समय को बताया गया है डिफेंस और एग्रो के रिगार्डिंग में। डिफेंस और एग्रो के लिए समय है वो इम्पोर्टेंट था। फिर आप देखिए एलपीजी रिफॉर्म्स आते हैं 1991 के समय में। तो इस पॉइंट को जो 1990 से लेकर 2000 का जो समय है, इसको रिफॉर्म एरा बताया गया है कि लार्जर वे के अंदर में रिफॉर्म्स वो लिए गए थे इस समय में। लार्जर वे के अंदर में इकोनॉमी के रिगार्डिंग में जो रिफॉर्म थे, बैंकिंग सेक्टर के रिगार्डिंग में रिफॉर्म थे। मॉडर्न जो टैक्सेशन सिस्टम आया था, नॉलेज इकोनॉमी है उसका यहाँ पे कम्प्लीटली बूस्ट है वो हुआ था 90s से लेकर 2000 का जो समय है। फिर आप देखिए कि 2001 से लेकर 2013 तक का जो समय है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया। ये जो टाइम था जिसमें हमारा जो बजट है, जिसमें इंक्लूसिव इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजिकल फोकस था, कंप्लीटली टेक्नोलॉजिकल फोकस है वो रखा गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें बूस्ट करना है, इंक्लूड करना है, सोसाइटी में इंक्लूजन होना चाहिए, जो गरीब हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना है। फिर ये जो अब प्रेजेंट समय का जो फेज है, जिसको कि मॉडर्न एरा के रूप से बताया गया है कि 2014 से लेकर 2024-25 का ये समय है, ये मॉडर्न एरा है। मॉडर्न एरा कैसा है कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव में हमारा जो प्रेजेंस है वो लार्जर वे के अंदर में, या एस्पिरेशनल इंडिया कि इंडिया का जो एस्पिरेशन है वो यहाँ पे बूस्ट है वो हुआ है, एस्पिरेशन है वो इंक्रीज हुआ है। इसमें डिजिटल इकोनॉमी भी है, फार्मर्स का इनकम को डबल करने का बात हो कि इनकम को हमें डबल करना है। हेल्थ एंड वेलबींग के रिगार्डिंग में हो, या हमारा जो न्यू डेफिनेशन है, जैसे कि यहाँ पे वुमेन्स को प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर में फोकस किया गया है। वुमेन्स के अलावा आप देखिए कि युवा हैं, अन्नदाता हैं, फार्मर हैं। और जीडीपी का भी जो न्यू डेफिनेशन आया था, गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे बजट के जो डिफरेंट डिफरेंट समय हैं उनको बताया गया है। पहले बजट को जो प्रेजेंट किया जाता था, इवनिंग के समय उसका प्रेजेंटेशन हुआ करता था। बाद में इस प्रैक्टिस को चेंज किया गया और इसका जो मॉर्निंग के समय आप देखिए कि 11 के समय में इसको प्रेजेंट है वो किया। हमारा जो फर्स्ट बजट है वो किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर में बताना। फर्स्ट बजट है इसके द्वारा प्रेजेंट किया गया, ये आपका होम। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इजराइल के वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजिट है। उससे पहले आप देखिए कि जो अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके साथ में डिस्कशन है वो किया गया है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अरब लीग के बारे में जानकारी होना चाहिए कि अरब लीग है वो क्या है। अरब लीग आप देखिए कि 1945 के समय में, 1945 के समय जो कैरो नाम की जो जगह है, कैरो कहाँ है, इजिप्ट के, वहाँ पे अरब लीग का इस्टेब्लिशमेंट होता है। बाद में अरब लीग है जिसमें मेंबर्स इनिशियली पार्ट में 7 हुआ करते थे। प्रेजेंट समय में जो मेंबर्स हैं वो 22 हैं। इंडिया का आप देखिए कि जो मैक्सिमम कंट्रीज हैं उनके साथ में हमने स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है उसको साइन किया है, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, यूनाइटेड अरब अमीरात हो, इसके अलावा इजिप्ट हो, और भी काफ़ी सारे कंट्री हैं जिनके साथ में हमारा स्ट्रेटजिक रिलेशन है। इंडिया किस तरीके से आप देखिए कि अपना यहाँ पे बैलेंसिंग किया गया है कि इन कंट्रीज के साथ में हमें इम्पोर्टेंस है वो क्या है कि एक तो हमारा लार्जर वे के अंदर में जो पर्सन है, जो पीपल हैं, उनका मूवमेंट हुआ करता है, रेमिटेंस से पैसा आया करता है। और इसके अलावा आप देखिए कि जो ऑयल मार्केट है, ऑयल भी इन्हीं कंट्रीज से सप्लाई है वो हुआ करता है। तो इस वजह से यहाँ पे एक बैलेंसिंग अप्रोच के थ्रू अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके साथ में डिस्कशन है वो किया गया है। ब्लैक बॉक्स है वो मिला है जो कि एयरक्राफ्ट का क्रैश हुआ था। बेसिकली आप देखिए कि जो वहाँ पे जो एयरक्राफ्ट है, जो एयर स्ट्रिप है, वो कम्प्लीटली टेबल टॉप एयर स्ट्रिप है। टेबल टॉप एयर स्ट्रिप इस तरीके से हुआ करती है जिसमें अब हो सकता है कि पायलट का कोई मिस्टेक रहा हो,
कि जो जो एयर स्ट्रिप है उसको रिकॉग्नाइज करने के रिगार्डिंग, क्योंकि जो साइड का एरिया हुआ करता है वो उसका भी अपीयरेंस वो काफ़ी डिफरेंट हुआ करता है। एक एयर क्वालिटी को भी एक रीजन बताया गया है कि एयर क्वालिटी भी वहाँ पे रीजन हो सकता है जिसकी वजह से जो आइडेंटिफाई करने के अंदर में मिस्टेक है वो हुआ हो। ब्लैक बॉक्स क्या हुआ करता है, वो बॉक्स जिसके अंदर में जो भी कमांड वहाँ पे दी जाती हैं उनका रिकॉर्डिंग हुआ करता है ब्लैक बॉक्स के अंदर में। तो उसी के थ्रू एनालिसिस है वो किया जाएगा। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है वो हमारे यहाँ पे एजेंसी है जो कि इनको एयरक्राफ्ट के जो एक्सीडेंट है उनको इन्वेस्टिगेट है वो किया। जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट थे लद्दाख से रिलेटेड, उन्होंने कहा है कि किसी भी गवर्नमेंट को अगर आप क्रिटिसाइज करते हो पीसफुल मैनर के अंदर में तो एंटी नेशनल एक्टिविटी है वो नहीं है। यस स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी के अंदर में क्रिटिकल होना एक बेसिकली एक पर्पज है। यहाँ पे आप क्रिटिकल वे के अंदर में वो क्रिटिसाइज है वो कर सकते। यूरोपियन यूनियन के द्वारा ईरान के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड हैं, ईरान के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनको आप देखिए कि बेसिकली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप से रिकॉग्नाइज किया गया कि उनको एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो बताया गया। ताइवान के द्वारा चाइनीज जो असोल्ट है उसके रिगार्डिंग में प्रैक्टिस किया गया है तो अपना एक प्रिपेयर्डनेस को ये मेंशन करता है। यूएस के जो जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कैबिनेट के साथ में मीटिंग किया है कि कैसे गाजा के साथ में गाजा के वहाँ पे जो डिसआर्म करना है उस एरिया को, पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो किस तरीके से होगा। और रसिया के वहाँ पे जो स्नोफॉल है उसका यहाँ पे मेंशन है कि कैसे वहाँ पे लार्जर वे में स्नोफॉल है वो देखने के। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूके के जो लीडर हैं वो चाइना के साथ में डिस्कशन कर सकते हैं, तो चाइना और यूके का जो रिलेशन है उसको ये शो करता है। फिर आप देखिए कि ईरान के बारे में कंटिन्यूस यहाँ पे वार्निंग है कि ईरान और यूएस का जो कन्फ्लिक्ट है वो हो सकता है, एक ट्रिगर है, जो फिंगर है वो ट्रिगर का सिचुएशन में है। और ईस्टर्न पार्ट ऑफ सदर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन के वहाँ पे रसिया ने ड्रोन के थ्रू कुछ लोगों का जो डेथ है वो हुआ है, जो कंटिन्यूस अटैक है रसिया का ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन के वहाँ पे, क्योंकि वो एरिया है लार्जर, आप देखिए कि सी ओ पजोव के साथ में कनेक्टिविटी को सेटअप करेगा और ब्लैक सी के ऊपर में रसिया का जो लार्जर वे में डोमिनेशन है वो सेटअप हो सके। फिर आप देखिए कि स्टूडेंट्स एडिटोरियल के अंदर में यहाँ पे जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जो रिलैक्सेशन प्रोवाइड किए गए हैं उसके बारे में मेंशन है कि ये रिलैक्सेशन तो दिया गया है बट किसी भी तरीके से क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज है वो नहीं होना चाहिए। फार्मास्यूटिकल में हमारा इंडिया का जो प्रेजेंस इंक्रीज है बट क्वालिटी में आप देखिए कि काफ़ी सारे केसेज आए हैं, तो समय समय पे ज़रूरत है कि जो सी डी एस सी ओ है वो यहाँ पे क्वालिटी चेक को अश्योर करे, जिससे कि आप देखिए कि फार्मास्यूटिकल का जो प्रेजेंस है वो हमारा डोमिनेटेड रहे ग्लोबल पर्सपेक्टिव में। जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं उनका क्वालिटी का जो नेग्लिजियंस ना हो, क्वालिटी में डिक्लाइन है वो ना हो। फिर आप स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के बारे में है, क्या इंडिया प्रिपेयर्ड है ग्लोबल जो एक्टिविटी है या ग्लोबल जो प्रेजेंस है उसके रिगार्डिंग में, जैसे कि हमने जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ के अंदर में हमारे प्रेजेंस के लिए आप देखिए कि हमने कंटिन्यूस हमारे इनिशिएटिव्स कैरी आउट किए हैं, जैसे G20 मीटिंग हो, ब्रिक्स का जो एरिया हो उसमें हमारा प्रेजेंस है वो इंक्रीज होना हो। या आप देखिए कि इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग में इंडिया का जो कॉल हो कि इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म है वो किया जाए, तो इंडिया ने अपने इनिशिएटिव्स किए हैं। इसमें आप जो सागर इनिशिएटिव को महासागर इनिशिएटिव किया गया था कि इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप से यहाँ पे सेटअप हो। एक रिस्पॉन्सिबल पावर है जिसका न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है वो क्या बोलता है, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन बोलता है कि फर्स्ट यूज आपको नहीं करना है, नो फर्स्ट यूज का हमारा पॉलिसी है। तो रिस्पॉन्सिबल रिफॉर्मेटिव, और आप देखिए कि ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं उनको इंक्लूड करने वाला एक इंक्लूसिव कंट्री है, तो ग्लोबल हमारा जो प्रेजेंस है उसके लिए हमने प्रिपरेशन तो किया है। तो ये आज की न्यूज़पेपर का डिस्कशन था, आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।